हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टोकुविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है। और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेटली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों, अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों, इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों, इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों, बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेटली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में सीट्स पर रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों, फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। वो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है, जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है।
जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉर्न ट्रिस की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है, और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिस के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉर्न अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों, जब हॉर्न ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉर्न को जेल जाना पड़ता है। काई हॉर्न को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गृह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों, इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिस और हॉर्न एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों, और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉर्न अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रेड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिस और हॉर्न पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों, हॉर्न और ट्रिस सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिस और हॉर्न का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉर्न मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिस को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा। क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिस को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से पो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है, चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेटली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेटली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन
लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेटली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की, जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और यह फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया। इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेटली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टोकोविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेटली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी
मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में सीट्स पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बिग बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिल्स के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉन अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों जब हॉन ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉन को जेल जाना पड़ता है। काई हॉन को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गिरोह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिस और हॉन एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉन अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रॉयड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिस और हॉन पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों हॉन और ट्रिस सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिस और हॉन का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉन मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिस को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा।
क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिस को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से पो के बारे में पूछता है जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया जहां जेटली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेटली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेटली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और यह फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया। इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेटली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है।
दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टोकोविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेटली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई। दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेटली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में सीट्स पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बिग बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। वो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से
एक दिन पहले ट्रिस के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉर्न अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों, जब हॉर्न ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉर्न को जेल जाना पड़ता है। काई हॉर्न को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गृह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों, इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिस और हॉर्न एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों, और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉर्न अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रेड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिस और हॉर्न पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों, हॉर्न और ट्रिस सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिस और हॉर्न का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉर्न मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिस को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा। क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिस को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है, जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से पो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है, जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है, चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेटली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेटली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेटली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों
संस्करणों चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की, जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और यह फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया, इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेटली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टोकोविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेटली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी
मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेटली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में सीट्स पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बिग बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिल्स के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉन अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों जब हॉन ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉन को जेल जाना पड़ता है। काई हॉन को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गिरोह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिस और हॉन एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉन अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रेड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिस और हॉन पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों हॉन और ट्रिस सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिस और हॉन का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉन मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिस को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा।
क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिस को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से पो के बारे में पूछता है जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया जहां जेटली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेटली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेटली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और यह फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया। इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेटली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं
मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टोकुविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है। और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेटली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई। दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेटली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बिग बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। वो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है, जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद
करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है। और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिस के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉर्न अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों, जब हॉर्न ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉर्न को जेल जाना पड़ता है। काई हॉर्न को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गृह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों, इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिस और हॉर्न एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों, और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉर्न अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रेड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिस और हॉर्न पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों, हॉर्न और ट्रिस सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिस और हॉर्न का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉर्न मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिस को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा। क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिस को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से पो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है, चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेटली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेटली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन
लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेटली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की, जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और यह फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया। इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेटली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टोकोविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेटली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई। दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेटली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बिग बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। वो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिल्स के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉन अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों जब हॉन ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉन को जेल जाना पड़ता है। काई हॉन को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गृह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिस और हॉन एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉन अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रेड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिस और हॉन पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों हॉन और ट्रिस सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिस और हॉन का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉन मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिस को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा। क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिस को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से
पो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है, चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेट ली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेट ली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेट ली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों, चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की, जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और यह फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया, इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेट ली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन आंद्रेज बाटोकोविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई। दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। वो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिल्स के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉन अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों जब हॉन ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉन को जेल जाना पड़ता है।
काई हॉर्न को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गृह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों, इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिस और हॉर्न एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों, और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉर्न अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रेड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिस और हॉर्न पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों, हॉर्न और ट्रिस सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिस और हॉर्न का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉर्न मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिस को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा। क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिस को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से पो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है, चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेटली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेटली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेटली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर
2 पर शुरुआत की, जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और ये फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पे भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया। इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया, जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेटली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टोकोविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेटली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई। दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेटली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बिग बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। वो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिल्स के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉन अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों जब हॉन ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉन को जेल जाना पड़ता है। काई हॉन को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गृह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिल्स और हॉन एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉन अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रेड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिल्स और हॉन पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों हॉन और ट्रिल्स सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिल्स और हॉन का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉन मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिल्स को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा। क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिल्स को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से
पो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है, चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेटली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेटली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेटली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों, चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर 2 पर शुरुआत की, जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और यह फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया, इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेटली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन आंद्रेज बाटोकोविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई। दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। वो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिल्स के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉन अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों जब हॉन ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉन को जेल जाना पड़ता है।
काई हॉर्न को बताता है कि पो की मौत चीनी और अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच बढ़ते गृह युद्ध का परिणाम है। दोस्तों, इसी बीच कॉलिन अपने पिता को बताता है कि उसे युद्ध को समाप्त करने वाली जानकारी पर चर्चा करने के लिए उनकी हत्या की रात क्लब में पो से मिलना था। उस रात कॉलिन और उसकी प्रेमिका की एक अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ट्रिस और हॉर्न एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों, और पाते हैं कि पो कॉलिन को उन व्यवसायियों की सूची दिखाना चाहता था जो या तो नष्ट हो गए थे या अपनी संपत्तियों को बेचने में विफल रहने के कारण उन्हें धमकी दी जा रही थी। दोनों पो की सूची में शेष व्यवसाय में से एक पर जाते हैं, लेकिन चीनी मालिक और उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार चीनी हत्यारों को मारने के बाद हॉर्न अपने पिता से सवाल करता है कि जो यह सुझाव देकर संदेह को दूर करता है कि इसहाक ने बाहरी ठेकेदार का इस्तेमाल किया हो सकता है। बाद में चू को उनके क्षेत्रों को हासिल करने के लिए दोस्तों अन्य ट्रेड मालिकों की हत्या का आदेश होता दिखाया जाता है। ट्रिस और हॉर्न पो की सूची में अंतिम स्थान पर जाते हैं सिल्क नाइट क्लब, जहां पो का आखिरी बार देखा जाता है। दोस्तों, हॉर्न और ट्रिस सिल्क से मिलते थे, लेकिन मैक उसे उसके काम के लिए मार देता है और ट्रिस और हॉर्न का अपहरण कर लेता है। एक सुदूर स्थान पर हॉर्न मॉरिस के नेतृत्व में मैक के गुर्गों को हरा देता है और ट्रिस को बचाने के लिए जाता है। इसाक और चू रोथ से मिलते हैं और उन संपत्तियों के दस्तावेज बेचते हैं जिन पर अब उनका नियंत्रण है। चू द्वारा कई मिलियन डॉलर का भुगतान लेने और चले जाने के बाद इसाक ने अपने भुगतान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोस्तों उसका मुआवजा नई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व हिस्से के रूप में होगा। क्रोधित मैक ने इसाक को ट्रिस को बंधक बनाकर सौदा करने की धमकी दी। उसने यह भी खुलासा किया कि गैंगवार एक चाल थी जिसे उसने और चू ने अपनी हत्या और उन व्यवसायियों को डराने के लिए रचा था जिन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया था और कॉलिन की हत्या करना स्वीकार किया था। आगामी गोलाबारी में इसाक घायल हो जाता है जबकि रोथ हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। हालांकि मैक ने रोथ के ब्रीफकेस को उसके हाथ से छीन लिया और सारी बातें हवा में उड़ गई। हॉर्न आता है और मैक से पो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उसे चीनी लोगों ने मारा था और जब ट्रिस पहले मैक को मार देती है तो वो हॉर्न को गोली मारने की वाला रहता है। ट्रिस अपने पिता के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करती है जबकि हॉर्न चू को खोजने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, सिंह कंपाउंड में कई स्वीकार करता है कि उन्हें रोथ के साथ चाकू चू के व्यवहार में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पो को मार डाला। हॉर्न काई से हाथापाई करता है और अंततः उसे मार देता है। हॉर्न अपने पिता को लालच में पो को मारने के लिए डांटता है और घोषणा करता है कि वह उससे पुलिस या अन्य ट्राइड परिवारों द्वारा दंडित होने के लिए छोड़ देगा। जैसे ही हॉर्न दूर जाता है, चू अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। हॉर्न ट्रिस को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है और पुलिस के आने पर दोनों साथ चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 1990 के दशक के अंत में निर्माता जोएल सिल्वर इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें अमेरिकी एक्शन फिल्मों में कुछ भी नया मौलिक नहीं दिखता। प्रेरणा के लिए उन्होंने हांगकांग की एक्शन सिनेमा की ओर रुख किया, जहां जेट ली एक स्थापित फिल्म स्टार थे। हांगकांग की मार्शल आर्ट फिल्मों के प्रभाव के अलावा प्रोडक्शन टीम ने नई दृश्य प्रभाव तकनीक भी पेश की। एक्सरे विजन में मार्शल आर्ट की लड़ाई की प्रस्तुति उन्होंने शुरुआत में जेट ली के साथ एक लड़ाई दृश्य के लिए इसका प्रयोग किया और इसे अमेरिकी दर्शकों के सामने परखा, जिसने पूरी फिल्म में अधिक एक्शन दृश्यों में इसका उपयोग करने से पहले इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म को सेटिंग ऑकलैंड कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ स्थापित शॉट्स के अलावा फिल्म का निर्माण पूरी तरह से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। मुख्य फोटोग्राफी की बात की जाए तो 3 मई 1999 को शुरू हुई और 23 जुलाई 1999 को समाप्त हुई। फिल्मांकन स्थानों में गेस्ट टाउन, गैडवेल, वीएन पार्क, चाइना टाउन जैसे स्थानों शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि डॉक्यूमेंट्री द सोलेंट स्क्रीन के अनुसार हॉर्न और ट्रिस को एक चुंबन दृश्य होना था जो रोमियो के शीर्षक की व्याख्या करता है, लेकिन यह शहरी दर्शकों के साथ अच्छी नहीं रहा। जेट ली अपनी निजी वेबसाइट पर कहा कि उन्होंने दृश्य के दोनों संस्करणों चुंबन के साथ और बिना को फिल्माया था और बाद वाले का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि हॉर्न के लिए अपने पिता की आत्महत्या देखना फिर बाहर आकर किसी को चूमना कुछ अजीब और अजीब होता। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई के एरिन ब्रोकविच के बाद यूएस बॉक्स ऑफिस पर
2 पर शुरुआत की, जो एक सप्ताह पहले आई थी। इस फिल्म का निर्माण 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में किया गया था और ये फिल्म जो है 100 मिलियन से ज़्यादा कमाने में कामयाब हुई और वो फिल्म दुनिया पूरी भर में अच्छी कमाई की। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अगस्त 2000 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 14 अगस्त 2012 को ब्लू रे पे भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जो है समीक्षा अच्छी नहीं मिली थी, फिर भी दोस्तों फिल्म जो है कमाई करने में काफ़ी सफलता हासिल की। दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने फिल्म को उबाऊ कहा, लेकिन कहा कि मार्शल आर्ट, एक्शन और हिप हॉप के संयोजन के कारण यह हिट होने के लिए बाध्य थी। वहीं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए बॉब ग्राहम ने इसे द मैट्रिक्स की तरह बताया, इसे क्रॉस कल्चरल कुंफू फालतू गांजा के रूप में वर्णित किया जो ली के स्टंट के दौरान चमकता है। दोस्तों वहीं शिकागो ट्रिब्यून के लिए अपनी समीक्षा में रेन रोड्रिगेज ने कहा कि फिल्म अनावश्यक रूप से जटिल और ली की स्टंट के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि ये कृत्रिमता के कारण उन्हें कम प्रभावशाली रखता है और इसे उबाऊ फिल्म बताया। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो रोमियो मस्ट डाई को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म पुरानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। इसमें आपको जेटली की दमदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा और फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमियो मस्ट डाई, जो कि 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रोमियो मस्ट डाई नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन आंद्रेज बार्टोकोविक ने अपने पहले निर्देशन में किया है और इसमें दोस्तों कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में दोस्तों जेटली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशियाहा वाशिंगटन, रसेल ओंग और डीएमएक्स और डेल रॉय लिंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों, स्टोरी जो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से संबंधित है, जिसे समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर मूवी की छायांकन की बात करें तो ग्लेन मैकफर्सन ने मूवी की छायांकन किया है और संगीत स्टैनली क्लार्क ने दिया है। और दोस्तों इस फिल्म को सिल्वर पिक्चर्स द्वारा बनाया गया है और वार्नर ब्रदर्स ने इसे वितरित किया है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 24 मई 2000 को ये फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका रन टाइम दोस्तों 115 मिनट था। दोस्तों इस फिल्म की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो $25 मिलियन मूवी की बजट थी और जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 100 मिलियन था। दोस्तों बता दें कि ये उस समय की सबसे हिट मूवी थी और ये मूवी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा बटोरी और काफ़ी प्रशंसा हुई। दोस्तों अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर
जरूर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लेथल वेपन 4 में अपनी भूमिका के बाद हांगकांग के स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया, R&B गायिका आलिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एकल ट्राइएंगल गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बिग बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन के उत्पाद बजट के मुकाबले 100 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो पो सिंह चीनी ट्रॉयड बॉस चू सिंह का सबसे छोटा बेटा है, जिसे कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में सिल्क के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा परेशान किया जाता है। पो को चू के मुख्य लेफ्टिनेंट काई द्वारा बचाया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हॉन सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होता है, जिसे हांगकांग में कैद किया जाता है। हॉन को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ऑकलैंड भाग जाता है, जहां चू एक अश्वेत रियल एस्टेट डेवलपर और गिरोह के नेता इसहाक ओडे के साथ एक संयुक्त व्यवसाय में लगा हुआ होता है। दोनों लोग वाटरफ्रंट के साथ संपत्तियों का विलेख खरीद रहे होते हैं। चू से आश्वासन के बावजूद उनकी साझेदारी बरकरार रहती है। इसहाक पो की मौत के बाद प्रतिशोध का डर रहता है और उसे अपने मुख्य लेफ्टिनेंट मैक को अपने बेटे कालिन और अपने बेटे ट्रिल्स पर सुरक्षा विवरण लगाने के लिए कहता है, जो अपने पिता के अवैध उद्यमों में शामिल होने से इनकार करती है। एक संयोगवश हॉन ट्रिल्स की मदद करके उसकी दोस्ती करता है और उसकी नियुक्त सुरक्षाकर्मी मॉरिस से अलग होने में मदद करता है और फिर पता चलता है कि पो अपनी हत्या से एक दिन पहले ट्रिल्स के कपड़ों की दुकान पर फ़ोन किया था। अपने भाई के अंतिम संस्कार में हॉन अपने अलग हुए पिता से भिड़ जाता है और पो की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों जब हॉन ने उन दोनों को चीनी अधिकारियों से बचने के लिए अमेरिका भागने में मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉन को जेल जाना पड़ता है। काई हॉन को बताता है कि पो की